नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को मेरा चैनल रियल नॉलेज पर पुनः स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति YouTube के चैनल रियल नॉलेज के उद्देश्य और मकसद को ध्यान में रखते हुए एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। मैं पिछले अनेक चर्चाओं में रियल नॉलेज के इस चैनल के उद्देश्य और मकसद के बारे में बताया हूँ। रियल नॉलेज चैनल का उद्देश्य समाज के नैतिक रूप से पतित होने से बचाना है, अर्थात दूसरे शब्दों में समाज का नैतिक उत्थान करना है। और इस मिशन और को ध्यान में रखते हुए मैं अक्सर रियल नॉलेज चैनल पर कोई चर्चा और संभाषण लेकर के उपस्थित होता हूँ। और आज भी रियल नॉलेज चैनल के इस मकसद को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और आज का चर्चा का विषय है भ्रष्टाचार, अनाचार और सामाजिक नैतिक पतन। चूँकि भ्रष्टाचार विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा पहले भी प्रस्तुत की जा चुकी है, परंतु पुनः इस चैनल के मिशन को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर एक चर्चा लेकर पुनः मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी समस्या है और यह अंतर्राष्ट्रीय समाज में हर जगह यह समस्या बरकरार है, मौजूद है, विद्यमान है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय समाज का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय समाज में कोई भी ऐसा समय या काल नहीं रहा है जहां भ्रष्टाचार नहीं रहा है। और भारत भी इससे अछूता नहीं है। आज हमारा देश भारत में भी भ्रष्टाचार बृहत पैमाने पर है। भारत में भी अनाचार, अनैतिकता बृहत पैमाने पर है। और इतिहास के हर पृष्ठ, हर पन्ना, इतिहास यह सिद्ध करता है, यह प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार एक सदियों पुरानी रोग है, बीमारी है। और यह बीमारी से समाज हमेशा त्रस्त रहा है। कुछ देशों में भ्रष्टाचार कम है तो कुछ देशों में कहीं ज़्यादा, कुछ देशों के तुलना में कुछ देशों में भ्रष्टाचार ज़्यादा है तो कुछ देशों में कम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट जो भ्रष्टाचार पर हर वर्ष एक सर्वेक्षण करता है और सर्वेक्षण के एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार दुनिया के हर देश में व्याप्त है। और इस रैंकिंग में कोई देश दूसरे देशों के तुलना में आगे है तो कोई पीछे है। यानी कहीं भ्रष्टाचार दूसरे देश के तुलना में ज़्यादा है तो कहीं कम है। और हमारा देश भारत भी इससे मुक्त नहीं है। और साथ ही हमारा इतिहास के हर पृष्ठ इस बात को साबित करता है कि भ्रष्टाचार सदैव, अनाचार और भ्रष्टाचार, अनैतिकता अंतर्राष्ट्रीय समाज में सदैव विद्यमान रहा है। और भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अनाचार का सदैव से, हमेशा से विरोध भी होता रहा है। समाज में हमेशा दो परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं जो परस्पर विरोधी मत और सिद्धांतों को प्रतिनिधित्व किया है। ये परस्पर विरोधी वर्ग समाज में वर्ग संघर्ष के कारण बना है। मार्क्स के विचारधारा के अनुसार, मार्क्स के दृष्टिकोण के अनुसार समाज में हमेशा दो परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं जो वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। और यह वर्ग संघर्ष के कारण समाज में अशांति है और तनाव का वातावरण कायम है। मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की कल्पना की थी। प्रमुख राजनीतिक विचारक, दार्शनिक, विश्लेषक, इतिहासकार कार्ल मार्क्स के नाम दुनिया में अग्रगण्य है। तो जो राजनीतिक विचारक और समाजवादी क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं, तो कार्ल मार्क्स के विचारों की यहाँ चर्चा भी जरूरी है, प्रासंगिक है। तो
कार्ल मार्क्स के विचारों पर भी, उनके दृष्टिकोण पर, उनके विचारधारा पर भी बात करना आवश्यक है। कार्ल मार्क्स दुनिया के एक प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक और विचारक रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक साम्यवाद सिद्धांत को जन्म दिया था और कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक साम्यवादी सिद्धांत के आधार पर रूस में वर्ष 1917 ईस्वी में जार तानाशाही राजतंत्र के खिलाफ, जारशाही शासन व्यवस्था के खिलाफ क्रांति हुई थी। परिणाम स्वरूप जारशाही राजतंत्र का अंत भी हुआ था और विश्व में पहली बार वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत पर साम्यवादी शासन की स्थापना रूस में 1917 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ मार्क्स के विचारों का यहाँ चित्रण उल्लेख करना जरूरी है। कार्ल मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक साम्यवादी सिद्धांत विचारक, राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। इसके पहले भी बहुत से साम्यवादी विचारक हुए और मार्क्स एक विशेष प्रकार के राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना की थी। कार्ल मार्क्स वर्ग विहीन समाज की कल्पना की थी। मार्क्स ने कहा कि समाज में सदैव 2-3 परस्पर विरोधी मत विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग रहा है, जो परस्पर आपस में संघर्षरत रहा है, जिसे मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी। और मार्क्स ने ऐसे समाज की परिकल्पना की जहां पर कोई वर्ग न हो, यानी वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना कार्ल मार्क्स ने किया था। और कार्ल मार्क्स के जो वर्ग विहीन समाज है, इसे मैं प्राकृतिक समाज का नाम को संज्ञा देता हूँ। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग विहीन समाज को मैं प्राकृतिक समाज की संज्ञा देता हूँ। प्राकृतिक समाज वह समाज है जहाँ पर प्रकृति के नियमों के अनुसरण में, प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसरण में समाज के प्रत्येक सदस्य जीते हैं और अपना जीवन का निर्वहन करते हैं। और समाज के गठन का आधार नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। वह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रतिपादित मत और सिद्धांत के आधार पर समाज का गठन नहीं होता है। समाज का गठन का आधार सांस्कृतिक एकता, वैचारिक एकता और एक मत और सिद्धांत होता है। और जैसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, आज समाज इत्यादि। मार्क्स ने एक ऐसी समाज की परिकल्पना की जहां कोई वर्ग नहीं है, अर्थात मार्क्स की इस वर्ग विहीन समाज को मैं प्राकृतिक समाज की संज्ञा देता हूँ। मार्क्स के वर्ग विहीन समाज को मैं एक प्राकृतिक समाज का नाम देता हूँ। अर्थात प्राकृतिक समाज एक वर्ग विहीन समाज है, यहाँ पर कोई वर्ग नहीं होता है और इस समाज के प्रत्येक अवयव प्रकृति के शाश्वत नियम, अकाट्य नियम, चिरंतन नियम के अनुसरण में जीवन जीते हैं और यह प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसरण में के आधार पर समाज का गठन होता है और यह एक नेचुरल समाज होता है, एक प्राकृतिक प्रोडक्ट समाज होता है। इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष या किसी विद्वान, ऐसी राजनीतिक विचारक या किसी दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित मत के आधार पर या संस्कृति के आधार पर समाज का गठन नहीं होता। यह एक प्राकृतिक प्रदत्त समाज है, यह एक नेचुरल समाज है जहां प्रकृति के सिद्धांत और नियमों के अनुसरण में और उसके अवलंबन में के आधार पर लोग अपना जीवन का निर्वहन करते हैं और जीवन जीते हैं। और इस समाज में कहीं कोई मतभेद, विचार भेद नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम शाश्वत है और यह चिरंतन सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है और यह अस्थायी रूप से अस्तित्वमान रहने वाला एक सत्य है। यह प्राकृतिक सिद्धांत और यह प्राकृतिक नियम जिस पर
जिस प्राकृतिक नियम के आधार पर प्राकृतिक रूप से मनुष्य जीता है और यह प्राकृतिक नियम के अनुसरण में अपना जीवन यापन और जीवन का निर्वहन करता है और इसी प्रकृति सिद्धांत और नियम के अनुसरण में समाज का अस्तित्व कायम रहता है। तो यह प्राकृतिक समाज जिसे मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज कहा था। तो इतिहास इस बात को सिद्ध करता है, इतिहास के हर पृष्ठ हर पन्ना इस बात को प्रमाणित करता है कि समाज में शुरू से ही दो वर्ग, जो परस्पर मत विचारधारा के प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग रहा है और परस्पर आपस में यह वर्ग संघर्षरत रहा है और यह संघर्ष सामाजिक दुख पीड़ा कठिनाइयों का कारण रहा, सामाजिक दुख पीड़ा कठिनाइयों का परिणाम रहा है और इन्हीं संघर्ष के कारण समाज हमेशा से अशांत और दुखी जीवन जिया है। तो आज दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी दो वर्ग मौजूद हैं। एक वर्ग ऐसे लोगों का है जो अनीति का, भ्रष्टाचार का, अनाचार का, अनैतिकता का प्रश्रय देते हैं, महत्व देते हैं और अपने तुच्छ स्तर के, तुच्छ किस्म के स्वार्थ के सिद्धि के लिए फिर इसे अपना जीवन में उतारते हैं, यानी अनाचार, भ्रष्टाचार और अनैतिकता को समर्थन करने वाले और इन्हें प्रश्रय देने वाले, महत्व देने वाले लोगों का एक संगठन जो यदा कदा सत्ता पर भी काबिज हो जाता है और सत्ता पर काबिज होकर के अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थों को पूर्ति करने में लिप्त रहता है। तदनुरूप भ्रष्टाचार, अनाचार और अनैतिकता का वातावरण, माहौल कायम होता है। सर्वत्र समाज में भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, अनैतिकता स्थापित होता है और इस प्रकार से भ्रष्टाचार का प्रश्रय और महत्व मिलता है। तो देश दुनिया में एक ऐसे समाज के लोग, एक ऐसे लोग भी रहे हैं जो अपने तुच्छ और स्वार्थ और निम्न स्तर के स्वार्थ के पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार को अपना आश्रय, भ्रष्टाचार को सहारा लिया, अनैतिकता, अनाचार को सहारा लिया। दुनिया के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ के शासन तंत्र और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। परिणाम स्वरूप ऐसे शासन तंत्र के खिलाफ एक दूसरे वर्ग, जो सत्यनिष्ठ लोगों का एक वर्ग है, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ लोगों की एक वर्ग, जो ऐसे शासन तंत्र जो भ्रष्टाचार, अनाचार को महत्व दिया है अपने तुच्छ स्तर के, तुच्छ किस्म के स्वार्थों को पूर्ति के लिए, ऐसे शासन तंत्र के खिलाफ एक सत्यनिष्ठ और ईमानदार ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ लोगों के वर्ग का हमेशा से विरोध होता रहा है। यानी भ्रष्टाचार के विरोध में एक दूसरे वर्ग हमेशा से खड़ा रहा है। इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि एक तरफ भ्रष्टाचार जब देश, दुनिया, समाज में कायम रहा है तो दूसरी ओर उसके एक विरोधी वर्ग भी रहे हैं, विरोधी लोग भी रहे हैं जो भ्रष्टाचार, अनाचार, अनैतिकता का सदैव से, हमेशा से विरोध करते रहे हैं। विश्व के इतिहास का जब हम अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो फ्रांस की राज्य क्रांति का भी यहाँ स्मरण कर लेना जरूरी होता है। फ्रांस के राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। लुई 16वां खुद को ईश्वर का प्रतिनिधित्व समझता था और कहता था कि मैं ही कानून हूँ, अर्थात मैं जो कहता हूँ वही कानून है और उसे ही सबको मानना होगा। लुई 16वां के समय में भ्रष्टाचार, अनाचार, अनैतिकता बृहद पैमाने पर व्याप्त था। चारों ओर आवाम जनता त्रस्त थी और हर ओर भ्रष्टाचार के विरोध में स्वर मुखरित किए जा रहे थे और कुछ समाजवादी
कुछ राजनीतिक चिंतक, विचारक, विश्लेषक, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ राजनेता, पॉलिटिशियन ने भ्रष्टाचार, अनाचार और लुई 16वां के अत्याचार और भोगी विलासी जीवन के विरुद्ध में आंदोलन खड़ा किया, बगावत की बिगुल फूके। परिणाम स्वरूप लुई 16वां के शासन का अंत हुआ और लुई 16वां के तानाशाही राजतंत्र का अंत हुआ और वहां एक लोकतंत्र स्थापित हुई। ठीक उसी प्रकार जार, जो कि जार निकोलस द्वितीय, जो कि रूस के राजा शासक हुआ करता था, जार निकोलस द्वितीय जार शासन तंत्र में भी, जार के राजशाही शासन तंत्र में भी रूस में भ्रष्टाचार, अनाचार, अनैतिकता, अराजकता बृहत पैमाने पर व्याप्त था। और वहाँ दास प्रथा भी प्रचलित थी। दास प्रथा, दासों की खरीद बिक्री होती थी और दासों के साथ घोर अमानुषिक, अमानवीय व्यवहार किया जाता था, जिसका विरोध कुछ ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ राजनेताओं, राजनीतिक विचारकों, लेखकों, चिंतकों ने किया। और कुछ राजनीतिक विचारक, चिंतकों में शामिल है, विचारकों में कुछ का नाम शामिल है, उसमें आते हैं हार्जेन, प्रिंस क्रोपाटकिन, कार्ल मार्क्स इत्यादि। इन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन से और दर्शन से और अपने राजनीतिक प्रभाव उत्पादक विचारों से लोगों के भीतर क्रांति के लिए प्रेरणा पैदा किया और रूसी क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार किया। परिणाम स्वरूप 1917 ईस्वी में अराजक राजशाही, जारशाही शासन तंत्र के खिलाफ क्रांति हुई। परिणाम स्वरूप अराजक, तानाशाही राजतंत्र, जारशाही राजतंत्र का अंत हुआ और उसके स्थान पर समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो विश्व में हमेशा से ही अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार व्याप्त रहा है और एक वर्ग अनाचार और भ्रष्टाचार के संपोषक रहा है और एक वर्ग समाज भ्रष्टाचार में, अनाचार में, अनैतिकता में संलिप्त रहा है। तो ठीक उसके विपरीत समाज में सदैव एक दूसरा वर्ग भी रहा है जो अनाचार, भ्रष्टाचार के सदैव से, हमेशा से विरोध करता रहा है। परिणाम स्वरूप अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, अनैतिकता का महत्व देने वाले लोगों के विरोध का भी इस सत्यनिष्ठ वर्ग को, ईमानदार लोगों के जनसमूह को, कर्तव्यनिष्ठ लोगों को और ईमानदार, सत्यनिष्ठ राजनेताओं को, चिंतकों को, विश्लेषकों को, लेखकों को, विचारकों को इस अनाचारी, भ्रष्टाचारी और तानाशाही लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा है और उसे इन वर्गों के अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा है। चाहे वह मार्क्स हो, लेनिन हो या फिर हार्जेन हो, प्रिंस क्रोपाटकिन हो, वॉल्टेयर हो, रूसो हो या कोई भी राजनीतिक, दार्शनिक, विचारक, साहित्यकार रहा हो, हर लोगों को अनाचारी और भ्रष्टाचारी लोगों के शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार का शिकार होना पड़ा है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अनाचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से स्वर मुखरित करता रहा। अपने लेखनी में, अपने विचारों में, विचारों के माध्यम से, प्रभाव उत्पादक विचारों के माध्यम से, अपने चिंतन से और अपनी रचनाओं से समाज विरोधी तत्वों का, भ्रष्टाचारियों का, अनाचारियों का विरोध करता रहा और उन पर ढाए गए अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न उनके विचार, उनकी आस्था को डिगा नहीं सका। क्योंकि कहा जाता है कि आभूषण चोट खाकर ही आभूषण में प्रखरता आता है, अर्थात व्यक्ति के आभूषण उसका विचार, उसकी दृष्टिकोण होता है और फिर उस विचार और दृष्टिकोण, जो सत्यनिष्ठ लोगों के अपनी जो दृष्टिकोण और विचार होता है, जो सत्य के प्रति निष्ठा होती है,
उस निष्ठा के कारण उन्हें जो कष्ट यातनाएं भुगतने पड़ते हैं, उस कष्ट और यातनाओं के द्वारा उनके विचार और मजबूत और प्रखर हो जाता है। और शुरू से ही क्रांतिकारी विचारकों को, समाज सेवकों को, राष्ट्रभक्तों को समाज विरोधी तत्वों का, अत्याचारियों का, भ्रष्टाचारियों का, अनैतिक रूप से पतित लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता रहा है और विरोध स्वरूप उन्हें अनेक यातनाएं का भी सहन करना पड़ता है। आज इतिहास इस बात को प्रमाणित है कि भ्रष्टाचार और अनाचार के विरोध किए जाने के कारण अनेक दार्शनिक लेखकों, विचारकों को अनेक यातनाएं सहन करने पड़े। उन्हें जेल की रोटी खानी पड़ी, उन्हें हवालात में जाना पड़ा, उन पर अनेक जुर्म अत्याचार ढाए गए, लाठियां बरसाई गई। इसमें बहुत सारे चिंतक, लेखक, विचारक का नाम उल्लेखनीय है। बहुत से राजनीतिज्ञों, राजनेताओं और क्रांतिकारियों का भी नाम उल्लेखनीय है, जिसमें अनेक लोग शामिल हैं, जैसे महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, लेनिन, हार्जेन, प्रिंस क्रोपाटकिन, रूसो, वोल्टेयर इत्यादि। तो किसी भी सूरत में इन लोगों ने भ्रष्टाचार और अनाचार को स्वीकार नहीं किया और हर संभव अपने स्तर से विरोध करता रहा। और समाज के एक वर्ग जो सदैव से भ्रष्टाचार के प्रश्रय और महत्व दिया, अनाचार को महत्व दिया, और उस वर्ग के लोग यादा कदा सत्ता पर भी काबिज हुए और सत्ता पर काबिज लोग अनाचार को, भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया, महत्व दिया और उसको संपोषण दिया, पोषण प्रदान किया है। रूस में जार के विरुद्ध विद्रोह केवल एकमात्र जार निकोलस द्वितीय के प्रति विद्रोह नहीं था। यह जार के समर्थकों, चाटुकारों, चापलूसों, साथ ही सरकारी एजेंसियों और कुछ छंद लोगों, छंद स्वार्थी तत्वों जो अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ के पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार, अनाचार में संलिप्त रहा करते थे, उनके विरोध एक विद्रोह था, एक क्रांति थी। ठीक उसी प्रकार आज हमारे समाज में भी अनाचार, भ्रष्टाचार के प्रश्रय देने वाले, महत्व देने वाले, भ्रष्टाचार को संरक्षण और सह देने वाले कुछ घटिया राजनीतिक पॉलिटिशियन भी हैं और कुछ संस्था और समाज के प्रमुख हैं जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। और उन्हीं के कुछ समर्थक, कुछ चाटुकार और चापलूस भी हैं और उनके कुछ एजेंट भी इन भ्रष्टाचार और अनाचार में लिप्त हैं, अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं। और ये उनके समर्थक कुछ अनाचारी, असामाजिक तत्व जो भ्रष्टाचार और अनाचार के कामों को जो है महत्व देता है और भ्रष्टाचार, अनाचार के काम में लिप्त होता है। और आज भी एक दूसरे वर्ग, सत्यनिष्ठ वर्ग, ईमानदार लोग का एक वर्ग है जो अनाचार और भ्रष्टाचार का हमेशा से विरोध करता रहा है और आज भी विरोध होता रहा है। तो आज समय समय पर देश, दुनिया, समाज में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, आतताइयों के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, अनैतिकता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता रहा है और हमेशा इस विरोध प्रदर्शन में अच्छे लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और योगदान दिया है। और इन्हीं विरोध प्रदर्शन के कड़ी में एक विरोध प्रदर्शन कुछ दिन पूर्व झारखंड की राजधानी रांची में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक प्रदर्शन हुआ, जिसमें कुछ सत्यनिष्ठ ईमानदार लोगों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन में सहभागी हुए और अक्सर इस तरह से प्रदर्शन देश, दुनिया, समाज में होते रहता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक रूप से
हम समाजवादी चिंतक, विचारक, क्रांतिकारी विचारक, लेखक, विश्लेषक और तमाम लेखक, चिंतक और विश्लेषक का एक समूह, एक संस्था जो हमेशा से भ्रष्टाचार के विरोध करता रहा है, यानी एक लगाम, एक निरंकुश घोड़े के लगाम के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। जब घोड़ा अपने पथ से, उच्छृंखल घोड़ा जब अपने पथ से विचलित होता है, पथ मार्ग से हट जाता है, इधर उधर मार्ग से विचलित होकर बढ़ता है, मार्ग से अलग होता है, तो इस उच्छृंखल घोड़े को लगाम, घोड़सवार जो होता है उसके लगाम उसके हाथ में होती है और उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार समाज के कुछ उच्छृंखल घोड़े, जो शासक वर्ग, कुछ उच्छृंखल घोड़े के समान शासक वर्ग जब अपने मार्ग से, अपने पथ से विचलित होते हैं, तो उन्हें सही रास्ता पर लाने का काम चिंतक, विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषक, दार्शनिक रूपी घुड़सवार करता है, जो इस राजनीतिक और दार्शनिक रूपी घुड़सवार के हाथों में उस घोड़े का लगाम होता है। और देश दुनिया में जो क्रांतियां हुई हैं उसका पृष्ठभूमि तैयार करने में, यानी क्रांति खड़ा करने में, क्रांति पैदा करने में इन चिंतक, लेखक, विचारकों, विश्लेषकों की भूमिका अग्रगण्य रहा है। और उच्छृंखल अनाचारी शासक वर्ग को सही रास्ते पर लाने में, यानी उच्छृंखल शासक वर्ग रूपी घोड़े को लगाम अपने हाथों में रखा है और उसे सही रास्ते पर लाने में अपने सराहनीय योगदान दिया है। तो आज के समय में भी चिंतक, लेखक, विचारकों को इस दिशा में विशेष पहल करने की जरूरत है और बेलगाम उच्छृंखल शासक वर्ग रूपी घोड़े को सही रास्ते पर लाने के लिए इन दार्शनिकों को, विचारकों को, लेखकों को, राजनीतिक विचारकों को, विश्लेषकों को ईमानदारी पूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। तभी समाज से भ्रष्टाचार और अनाचार का शमन होगा, अंत होगा। और हमें भ्रष्टाचार के विरोध में हमेशा बगावत और विद्रोह के बिगुल फूंकते रहना है और किसी भी कीमत पर, चाहे लाख भी कष्ट और यातनाएं सहन करने पड़े, अभी विरोध के स्वर को कभी भी बंद नहीं करना है। रियल नॉलेज चैनल अपने स्तर से इस दिशा में प्रयास कर रहा है और रियल नॉलेज चैनल पर अक्सर मैं अनेक चर्चाएं रियल नॉलेज चैनल के इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए लेकर के उपस्थित रहता हूं और समय समय पर मैंने व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार और अनाचार का विरोध भी किया है। विगत दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में मैं भी सहभागी रहा और आए दिन हम इस दिशा में अपने स्तर से प्रयास करते रहते हैं। कुछ दिन पूर्व हम भ्रष्टाचार और अनाचार में लिप्त एक असामाजिक तत्व के खिलाफ भी विरोध जाहिर किया। विरोध स्वरूप उसके गुंडागर्दी और असामाजिक कृत्यों के विरुद्ध मैंने विरोध प्रकट किया। तदनुरूप विरोध जाहिर करने के साथ साथ उस असामाजिक तत्व के खिलाफ न्यायालय में एक मुकदमा भी दर्ज किया, अपने रियल और नॉलेज चैनल के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। तो आज अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वर मुखरित करते हैं तो आप पर, जैसा कि इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वर मुखरित करने वाले लोगों का अत्याचार, अनाचार का शिकार होना पड़ा है और इससे मार्क्स, लेनिन, हार्जेन, प्रिंस क्रोपाटकिन, रूसो, वोल्टेयर आदि राजनीतिक विचारक, चिंतक, विश्लेषक को भी इन कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। तो आज भी समय की स्थिति भी वैसा ही है। अगर आप भ्रष्टाचार को चुपचाप बर्दाश्त करते हैं, चुप रहते हैं देख करके भ्रष्टाचार रूपी नंगे नाच को, तो ठीक है। यदि आप विरोध करना के लिए खड़ा होते हैं तो आप पर झूठी मुकदमा, झूठी केस
विभिन्न धाराओं में लाद दी जाती है और आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, हवालात में डाल दिया जाता है। ऐसे बहुत से हालात में लोग हैं जो ईमानदार हैं और सत्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और निर्दोष लोग हैं। उनका दोष इतना ही होता है कि वो भ्रष्टाचार अनाचार के खिलाफ बगावत करते हैं। तो इस तरह से अनेक घटनाएं हमारी समाज में अक्सर घटते रहता है और अक्सर आज एक नया ट्रेंड है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध आप खड़ा होते हैं, बगावत करते हैं, विरोध के स्वर मुखरित करते हैं, आप विरोध प्रकट करते हैं, तो आप पर एक 353 यानी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का केस डाल दिया जाता है। ऐसे ही कुछ घटना कुछ दिन पूर्व झारखंड की राजधानी रांची शहर में हुई। पिछले दिनों कुछ समाज विरोधी भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ सत्यनिष्ठ लोगों ने, कर्तव्यनिष्ठ लोगों ने प्रदर्शन किया। परिणाम स्वरूप उन पर अनेक मुकदमे कर दिए गए। 353 के तहत भी उन पर मुकदमे हुए, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बगावत और विद्रोह हमेशा जारी रहना चाहिए। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और रियल नॉलेज चैनल अपने स्तर से भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है। और मैं इन्हीं वक्तव्य के साथ अपनी चर्चा समाप्त करता हूं और YouTube के सभी दर्शकों, समस्त देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।